विद्यार्थी मित्रों, पार्ट 5 में हम बैंक की सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और बैंक की सेवाओं में आप देखेंगे तो पहली सेवा बताएंगे हम ड्राफ्ट इश्यू करना। ड्राफ्ट इश्यू करना तो बैंक की सेवाएं जो है उनका मुख्य कार्य है कि ऋण देना, जमा स्वीकार करना। इसके अलावा बैंक के अनेक कार्य हैं, जैसे ग्राहकों के लिए वित्तीय व्यवहार संभालना, साख पत्र देना, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ट्रैवलर्स चेक देना, ड्राफ्ट इश्यू करना, आरटीजीएस एनईएफटी की सुविधा देना, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, कैश क्रेडिट। तो इन सब के बारे में थोड़ा फिर से हम एक बार रिपीट चर्चा करते हैं इसके अंदर, जो बैंक की सेवा के अंतर्गत आता है। अब पहला है ड्राफ्ट इश्यू करना। ड्राफ्ट इश्यू करना, ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? ड्राफ्ट अर्थात किसी एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक अथवा ड्राफ्ट में व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता हो या हो और उस व्यक्ति को रकम भुगतान का आदेश किया जाता है। तो एक तरह का ये आदेश है, बराबर। यह जो है बैंक किसी अन्य शाखा को चेक या ड्राफ्ट देकर के आदेश देती है कि भाई जिस व्यक्ति का नाम का उल्लेख है उसे समय पर पेमेंट किया जाए या उसे भुगतान किया जाए। अब ग्राहक के पास से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होने के बाद ही बैंक ड्राफ्ट बनाती है। जिसको ड्राफ्ट बनाना होता है, जैसे मान लो किसी संदर्भ में, मान लो कहीं पर नौकरी का आवेदन करना है किसी व्यक्ति को, तो वहाँ पर 1000 रुपये का ड्राफ्ट का वहाँ पर मांग किया गया है। तो बैंक क्या करेगी, 1000 रुपये पहले उसको ड्राफ्ट के लिए जमा कराएगी प्लस कमीशन, और जमा करा करके आवेदन फार्म भरवाएगी और उसके ऊपर से बैंक डीडी बना करके देगी। और उस डिमांड ड्राफ्ट के अंदर जिस व्यक्ति के नाम से ड्राफ्ट बनवाना हो, जैसे मान लो कोई सेक्रेटरी के नाम से बनवाना हो तो सेक्रेटरी, और जैसे मान लो रेलवे में अप्लाई कर रहा है तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, गांधीनगर, अहमदाबाद, जो भी होगा वहाँ का जो है एड्रेस के नाम से ड्राफ्ट बनता है। अब ड्राफ्ट की रकम प्लस कमीशन मिलाकर के ड्राफ्ट बनता है। मान लो 1000 रुपये का ड्राफ्ट है, उसमें 25 या 50 रुपया कमीशन लग गया, तो बैंक कमीशन ले लेगी और 1000 रुपये का ड्राफ्ट बना करके जिसको चाहिए उस ग्राहक को अपने दे देगी, और वो बाई पोस्ट या कुरियर के द्वारा उस ड्राफ्ट को अपने आवश्यक जगह पर उसको भेज देगा और प्राप्तकर्ता उसे जाकर के अपने बैंक में पैसा भुना लेगा। तो इस तरह से बैंक में आवेदन करने के बाद ही वह ड्राफ्ट बनवा सकता है, जिसके अंदर प्राप्तकर्ता का नाम, स्थान और अकाउंट पे इसमें उल्लेख किया जाता है। अकाउंट पे का मतलब ये हुआ कि जिसके नाम से ड्राफ्ट होगा उसी के अकाउंट पे पैसा जमा होगा। अगर मान लो बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि ड्राफ्ट खो गया तो फिर उसके लिए कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा वो अकाउंट पे ही होने की वजह से जिस व्यक्ति के नाम का डीडी होगा उसके खाते में ही पैसा वो जमा होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये सुविधा भी है, सुरक्षित भी है, और इससे कभी अप्रतिष्ठित या अस्वीकृत होने का डर नहीं होता। जैसे कभी कभी चेक अस्वीकार हो जाता है, लेकिन ड्राफ्ट जो है ये कभी अस्वीकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि बैंक ने पहले ही पैसा जमा करा लिया है, उसके बाद बैंक ने डीडी बनवाया है। तो इस तरह से आप ड्राफ्ट इश्यू करना, ये बैंक की सेवा के अंतर्गत पहली सेवा है। दूसरा आता है बैंकर्स चेक। अब बैंकर्स चेक जिसको हम कहते हैं पे ऑर्डर, तो पे ऑर्डर के बारे में समझें तो पे ऑर्डर का मतलब हुआ कि बैंक ड्राफ्ट जैसी विविध सेवाएं देती है, बराबर, जिसमें एक बैंकर्स चेक भी है। और यहाँ पर बैंक स्वीकार की गई रकम के बदले में जो चेक देता है उसे पे ऑर्डर कहते हैं। यानी बैंक क्या करती है, पहले रकम स्वीकार करती है और उसके बदले में फिर चेक देती है, वही होता है पे ऑर्डर। अब पे ऑर्डर में क्या होता है कि ये संबंधित शहर या संबंधित गांव में ही इसका भुगतान होता है। जैसे अहमदाबाद में बैंक का शाखा है तो अहमदाबाद की बैंक की शाखा को ही यह चेक जो है या यह पे ऑर्डर उसको इश्यू किया जाएगा। तो इसके लिए संबंधित यानी सेम शहर या सेम गांव होना चाहिए, वहीं पर इसका भुगतान किया जाता है। आगे भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है तीसरा नंबर है कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट के बारे में आप देखेंगे तो कैश क्रेडिट की जो सेवा है यह व्यावसायिक उद्देश्य और व्यवसाय के विकास के लिए यह सेवा बैंक देती है। कोई भी व्यवसाय
जो है धंधा कर रहा है तो वह अपने धंधे के हेतु से रकम ले सकता है या अपने धंधे के विकास के लिए बैंक से पेमेंट ले सकता है। और यहाँ पर क्या होता है कि बैंक जब ऋण देती है तो उसके माल स्टॉक को ध्यान रखती है कि इसका माल स्टॉक का टर्नओवर कितना है या माल स्टॉक का प्रमाण कितना है। इसके अलावा इस धंधे की वसूली कितनी है, तो वसूली के आधार पर भी समझ में आता है कि इस धंधे को, इस व्यवसायिक इकाई को कितना ऋण देना चाहिए। इस तरह से जो ऋण देने का एक मापदंड है वो है माल का स्टॉक और वसूली का आधार। अब बैंक जब ऋण देती है तो ऋण देते समय वह माल स्टॉक बैंक बंधक रख लेती है, क्योंकि वो अपना सुरक्षित जो है ऋण को या लोन को सुरक्षित कर लेती है। कभी वो पेमेंट ना कर पाए तो ऐसी परिस्थिति में वह माल स्टॉक अपने पास बंधक रखती है और उससे वो अपनी रकम को वसूल कर सकती है। और इसके अलावा यह समय पर आधारित ब्याज बैंक वसूल करती है। जितने समय के लिए कैश क्रेडिट दिया गया है उतने समय में उसको ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। तो समय का जो भी प्रमाण होगा उतना धनराशि और निश्चित दर से ब्याज बैंक इसमें वसूल करती है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4। चौथा पॉइंट है लोन। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक का मुख्य कार्य है लोगों के पास से बचत या जमा स्वीकारना और जरूरतमंद लोगों को लोन देना। तो बैंक ये दो प्रक्रियाएं कैसे करती है, तो बैंक क्या करती है कि कम दर पर जमा राशि स्वीकार करती है। जिसका पैसा वह स्वीकार करती है उसे वह कम ब्याज देती है, और जिसे वह ऋण देती है जरूरतमंद को उससे वह अधिक ब्याज वसूल करती है। इस तरह से बैंक का ये जो लेन देन होता है उसमें ब्याज का भुगतान उसे कम करना पड़ता है और सामने उसको ब्याज की प्राप्ति अधिक होती है, जो बैंक का प्रॉफिट के रूप में हम जानते हैं। उसके बाद है बैंक जो है वो अलग अलग प्रकार की लोन देती है। जैसे जिसको जरूरत हो वैसी लोन बैंक प्रदान करती है। जैसे अगर बैंक दीर्घकालीन लोन देती है या लंबे समय के लिए लोन देती है तो ऐसी परिस्थिति में वो संपत्तियों की भी जमानत करती है। इसके अलावा बैंक मकान खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, मकान रिपेयरिंग कराने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, धंधे का विकास करना हो उसके लिए, ऐसे अन्य तरह से कई प्रकार से वो लोन अदा करती है या ऋण देती है। और उसमें ध्यान रखना है आपको कि दीर्घकालीन जो ऋण दिया जाता है उसके लिए बैंक जमानत के तौर पर धंधे या इकाई की संपत्ति को अपने पास जमानत के रूप में गिरवी रखती है ताकि उसका लोन सुरक्षित रहे और उसका पैसा डूबने का डर ना हो। अब दीर्घकालीन जब लोन बैंक देती है तो उस रकम को वापस लेने के लिए वह क्या करती है कि भुगतान के लिए एक समय देती है और वह समय निश्चित किस्तों में उसका पेमेंट वह वापस लेती है। यानी वो किस्तों में धीरे धीरे पेमेंट को सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला धंधा पेमेंट कर सकता है। तो इस तरह से लोन का भुगतान लोन देते समय निश्चित की गई शर्तों के अनुसार ही करना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये चौथा पॉइंट अपना हुआ लोन के विषय में। अब आता है पांचवा पॉइंट है जो है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बारे में हम आगे भी देख चुके हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आपको पता है कि चालू खाता धारक को ये सुविधा दी जाती है। चालू खाता धारक के खाते में जितनी रकम जमा है उससे अधिक रकम निकालने की सुविधा बैंक देती है, उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे किसी खाता धारक के या किसी चालू खाता धारक के खाते में 50 लाख रुपया हो और उसे 70 लाख की जरूरत हो तो अगर बैंक उसको 20 लाख रुपया और दे देती है या उसको निकालने की सुविधा दे रही है तो वो उसके लिए क्या कहा जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा। इसकी मुद्दत या अवधि 45 दिन से 50 दिन तक ही होती है और उतने समय में उसको ब्याज के साथ पैसा वापस कर देना पड़ता है। और इस तरह से यहाँ पर आपको समझना है कि मंजूर किए गए ओवरड्राफ्ट की अधिकतम रकम जितनी निकाली जाती है उसी पर ब्याज का उसको भुगतान करना पड़ता है। जैसे 20 लाख रुपया ज्यादा निकाला तो 20 लाख पर ही भुगतान उसको करना है, बाकी तो पेमेंट उसका ही है, इसलिए उसको ब्याज देने की जरूरत नहीं है। अब आता है बैंक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आरटीजीएस। इसको विद्यार्थी मित्रों अच्छी तरह समझेंगे। ये आपको टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है।
और ये 3 नंबर में आपको प्रश्न पूछा जाता है कि आरटीजीएस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको आपको समझाना अच्छी तरह से पड़ता है, तो इसको अपने थोड़ा व्यवस्थित रूप से देखिए कि आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म है। अब ये 1 नंबर में भी प्रश्न कई सारे बन रहे हैं इसके अंदर, एक वाक्य उत्तर में भी इसका आ सकता है कि भाई आरटीजीएस का पूरा नाम लिखो, तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसका नाम है। अब इसमें होता क्या है, तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट के अंदर आरटीजीएस सदस्य बैंक होती है और सामने दूसरी बैंक है वो भी आरटीजीएस सदस्य बैंक होगी। अगर दोनों बैंक आरटीजीएस सदस्य बैंक हैं तो ऐसी बैंकों के बीच में धन का स्थानांतर होता है। जैसे कोई भी खाता धारक चाहे कि मैं अपने किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफर करना चाहता है वो, तो ऐसी परिस्थिति में सामने जो मुंबई में उसका अकाउंट है वो भी आरटीजीएस होना चाहिए और इसका जो खाता यहाँ अहमदाबाद में वो भी आरटीजीएस में होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। तो वह व्यक्ति अहमदाबाद से अपने मुंबई के उस व्यापारी को या उस व्यक्ति को वह पैसा स्थानांतरण कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। अब इसके लिए थोड़ा और आगे समझेंगे कि कोई भी बैंक वो आरटीजीएस सदस्य है कि नहीं, कुछ कैसे पहचानेंगे हम, तो उसकी एक पहचान है वो आईएफएससी कोड है। अगर उस बैंक का आईएफएससी कोड है तो उससे आप पहचान सकते हैं कि वो आरटीजीएस का सदस्य बैंक है। और अभी तो वर्तमान समय में लगभग सभी बैंकें ऐसी हैं कि जो आरटीजीएस के सदस्य बैंक हैं और सभी बैंकों के पास आईएफएससी कोड है ही। और आईएफएससी कोड के बारे में समझ लें तो इसके लिए जैसे है, इसका फुल फॉर्म अगर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसको कहते हैं फुल फॉर्म में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी कोड इसका नाम है, फुल फॉर्म है। और सामान्य रूप से आईएफएससी कोड जो है वो 11 अंकों का होता है जिसके अंदर अल्फा और न्यूमेरिक कोड होता है। जैसे कुछ जैसे मान लो कोई भी बैंक है तो उसका जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है तो BOB, तो इसमें कुछ उसके अल्फाबेट आ गए और फिर 0001123 ऐसे कुछ अंक हो जाएंगे। तो इस तरह से अल्फाबेट और अंक को मिला करके लगभग 11 अंकों में या 11 शब्दों में इसका जो है कोड बनता है। तो इस तरह आईएफएससी कोड से पहचान बनती है कि यह बैंक किसके सदस्य है, आरटीजीएस बैंक की सदस्य है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। आगे जानते हैं इसके बारे में कि आईएफएससी कोड जो है या आईएफएस कोड जो है ये कोड कौन प्रदान करता है या ये व्यवस्था कहाँ से होती है। तो इसको आईएफएस कोड देने वाला या आवंटन करने वाली संस्था का नाम है आईडीआरबीटी। अब आईडीआरबीटी संस्था है, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, ये सारे फुल फॉर्म आपको अच्छी तरह याद रखना होगा एक एक नंबर के लिए। तो ये है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। फिर से देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये जो संस्था है आईडीआरबीटी ये हैदराबाद की संस्था है और यह बैंकों को आईएफएससी कोड जो है आवंटित करती है या इसके द्वारा कोड आवंटित किया जाता है। अब भारतीय बैंकों के बीच धनराशि का स्थानांतरण कहीं भी करना हो तो हो सकता है, अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से कलकत्ता, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से बेंगलोर, कहीं भी करना हो। ऐसे इंडिया के अंदर जितनी भी बैंक है आईएफएससी कोड वाली वो एक दूसरे के शाखा में आरटीजीएस के द्वारा पेमेंट का स्थानांतरण भी कर सकती हैं। अब रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट हमने देखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो रियल टाइम का मतलब उसी समय, आप जिस समय आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसी समय। ग्रोस सेटलमेंट क्या हुआ, तो ग्रोस सेटलमेंट है व्यवहार के अनुसार उधार जमा, एक खाते में उधार करेगी दूसरे खाते में बैंक जमा करेगी। जैसे मैंने बताया कि अहमदाबाद का व्यापारी मुंबई के व्यापारी को ट्रांसफर करेगा तो अहमदाबाद के व्यापारी की यहाँ रकम उधार हो जाएगी और उसके बाद मुंबई के व्यापारी की यहाँ रकम क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो कब हो जाएगी, उसी समय हो जाएगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट कहते हैं। तो ये आरटीजीएस का व्यवहार इस तरह से होता है। और एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि आरटीजीएस कभी भी नगद व्यवहार से नहीं होता है। आप चाहो
कि हम 2 लाख रुपया लेकर जाएं बैंक को या 3 लाख रुपया लेकर जाएं और बोले कि भाई हमको इसको मुंबई ट्रांसफर करना है, तो बैंक कभी भी उसको आरटीजीएस नहीं करेगी। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कंडीशन है कि ग्राहक और लाभार्थी, पैसा भेजने वाला और पैसा पाने वाला, दोनों का बैंक में खाता होना जरूरी है। बिना खाता धारक होने से यह आरटीजीएस होना मुश्किल है। इस वजह से दोनों पक्ष का खाता बैंक में होना चाहिए और दोनों बैंक का आईएफएससी कोड भी होना चाहिए, ये आपको जानना है। अब आरबीआई के अनुसार 2 लाख से अधिक रकम अगर आपको ट्रांसफर करना है सेम डे, एक ही दिन, तो ग्राहक जो है उसको अपने जिसको व्यक्ति को उसको भेजना हो वो उसको मतलब ट्रांसफर कर सकता है। इस तरह से 2 लाख रुपए तक की रकम वह आरबीआई के द्वारा या आरबीआई की सूचना के अनुसार वह ट्रांसफर कर सकता है और ये रकम 2 लाख या इससे अधिक जमा कराने की सेवा देती है। नहीं, कम से कम 2 लाख तो होने चाहिए, उससे अधिक भी वो रकम जमा करा सकता है उसी दिन। और इसके लिए ग्राहक से कमीशन लिया जाता है। ग्राहक यानी कौन? पैसा भेजने वाला जो होता है उससे कमीशन लिया जाता है, परंतु जो प्राप्त करता है जिसको बोलते हैं इनवार्ड आरटीजीएस, प्राप्तकर्ता को हम क्या बोलेंगे? इनवार्ड, इसको हम कहेंगे इनवार्ड आरटीजीएस, जिसको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इनवार्ड प्राप्त कर जो है इनवार्ड आरटीजीएस जो है उससे कमीशन वसूल नहीं किया जाएगा। तो कमीशन कौन देगा? जो पैसा भेज रहा है उसके खाते में से कमीशन माइनस होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि आरटीजीएस क्या है। और अब उसके बाद इसी तरह से एक दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसका है, वो भी बैंक की सेवा के अंतर्गत आता है और 7वां और अंतिम पॉइंट है वो है एनईएफटी। एनईएफटी क्या है? ये तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसको कहते हैं। और इसके भी आप परिभाषा बताना चाहें तो बताएंगे कि एनईएफटी की सदस्यता प्राप्त बैंकों में से फंड भारत देश के अन्य एनईएफटी सदस्यता प्राप्त बैंक में अगर हस्तांतरण करने की जो प्रक्रिया होती है, जो पद्धति होती है, उसे कहते हैं एनईएफटी कहते हैं। दूसरा कि आरटीजीएस की तरह ये व्यवस्था भी कैसी है? ऑनलाइन है और यहाँ भी आईएफएस कोड की व्यवस्था है। यहाँ भी आईएफएस कोड आवश्यक है, अनिवार्य है। दूसरा इसमें आपको जानना है कि एनईएफटी में रकम ट्रांसफर के लिए कोई भी सीमा नहीं है, कोई मर्यादा इसकी नहीं है, आप कितनी भी रकम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक 2 लाख रुपए एक बैच में आप दे सकते हैं। अब बैच के बारे में जानिए आप, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको मान लो 8 लाख रुपया भेजना है, ध्यान से समझिएगा, जैसे आपको 8 लाख रुपया भेजना है, आप अहमदाबाद में हैं, आपको दिल्ली में आपके किसी को व्यक्ति को, किसी व्यापारी को पैसा भेजना है 8 लाख रुपया, तो आप 8 लाख इकट्ठा नहीं भेज पाएंगे। क्या करना पड़ेगा? आपको 2-2 लाख करके भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक बैच में कितना रुपया जाएगा? खाली 2 लाख रुपया जाएगा। तो इस तरह से वो आप 2 लाख करके कितनी बार भेजेंगे पैसा? 4 बार। तो 4 बार भेजेंगे तब आप 8 लाख रुपया भेज पाएंगे। तो यहाँ एनईएफटी में ध्यान रखना है आपको कि ये पैसा बैच वाइज जाता है, तो बैच वाइज पेमेंट बैंक इसको करती है। और आपको ये भी समझना है कि प्रति घंटा जो बैच होता है उसके महत्तम समय संबंधित दिन से 48 घंटा में लेन देन हो जाता है। जैसे आज आपने व्यवहार किया तो 48 घंटा मतलब 2 दिन, तो 2 दिन के अंदर आपका सारे व्यवहार क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, बराबर। और प्रति घंटा बैच जो है रकम बैंक भेजती रहती है, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे हर घंटे एक बैच निकलेगा, हर घंटे एक बैच निकलेगा, इस तरह से वह निकालती रहती है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि ये जो लेन देन की व्यवस्था है एनईएफटी से, ये लेन देन की व्यवस्था जो है वो कौन सी पद्धति से होता है? तो डीएनएस पद्धति से होता है। डीएनएस क्या है? डिफरेंट नेट सेटलमेंट। तो डिफरेंट नेट सेटलमेंट पद्धति जो है या डीएनएस पद्धति है, उस पद्धति से बैच वाइज रकम को ट्रांसफर किया जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में। अब यहाँ आपको एक चीज और समझने का है
कि बैंक के एक मैसेज में महत्तम 10 ट्रांजैक्शन होते हैं, बराबर। तो एक बैच में 10 ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इस तरह अगर मान लो बैंक के पास 100 ट्रांजैक्शन है तो उसको क्या चाहिए, फिर आपको उसके 10 मैसेज चाहिए। 10 मैसेज में वह 100 ट्रांजैक्शन कर पाएगी। अब इसको एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। जैसे आप स्कूल में विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, पूरी स्कूल को एक साथ छोड़ दिया जाए और सारे बच्चे को इकट्ठा कर दिया जाए और बोले अब आप बाहर निकलो, मतलब आप लोग मतलब स्कूल से बाहर निकलिए। अब स्कूल का गेट अपना छोटा होगा, ऐसे में क्या होगे कि गेट पर अव्यवस्था हो जाएगी, सारे बच्चे वहां जो है निकलना भारी हो जाएगा एक साथ। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि बच्चों को क्लास वाइज छोड़ा जाएगा। चलो भाई पहले एक क्लास छोड़ो, फिर दूसरा क्लास छोड़ो, फिर तीसरा क्लास छोड़ो। तो ऐसे धीरे धीरे जब छोड़ेंगे तो सारे बच्चे आराम से एक एक क्लास करके सब आराम से बाहर चले जाएंगे। लेकिन वही इकट्ठा जब करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, उसमें सब आगे पीछे हो जाएंगे, अफरा तफरी हो जाएगी और एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब इस तरह अव्यवस्था हो जाएगी। तो वही चीज सेम यहाँ पर है। अगर बैंक एक साथ सारे ट्रांजेक्शन को करना चाहे तो फिर क्या होगा, सर्वर चोकअप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, काम ही नहीं होगा। इसलिए बैंक क्या करती है, बैच वाइज बैंक जो है वो क्या करती है कि वो बैच वाइज धीरे धीरे वो करके एक एक बैच में 10 ट्रांजेक्शन को आगे क्लियर करते जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैच है क्या चीज। और आईएफएससी कोड के बारे में आपको जैसे बताया, आरटीजीएस के अंदर आप जानते हो कि वो 11 अंकों का होता है। इसके अंदर न्यूमेरिक और जो है किसका अल्फाबेट का उपयोग किया जाता है, तो वो कोड भी होता है। अगर आपके बैंक में अकाउंट है तो आप देखिए आपके चेकबुक मिला होगा, तो चेकबुक के अंदर आईएफएससी कोड आपको देखने को मिलेगा। पासबुक में भी आईएफएससी कोड देखने को मिलता है। तो वो सब भी आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकली जान सकते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पर है रकम भेजने वाला जो है उसको कमीशन देना पड़ता है, जैसे आरटीजीएस में था वैसे यहाँ पर। अब एक थोड़ा यहाँ पर कुछ नया है, एक नई व्यवस्था है कि आरबीआई ने 50,000 रोकड़ अगर आप चाहो तो रोकड़ एनईएफटी कर सकते हो, कैश। भले आपका बैंक में खाता नहीं है, आप घर से कैश ले जाओ 50,000 रुपया और आप एनईएफटी करना चाहो, पैसा भेजना चाहो तो आप आराम से भेज सकते हो। तो इसका फायदा किसको मिलता है, इसका फायदा मिलता है वॉक इन कस्टमर। वॉक इन कस्टमर यानी कि जिस कस्टमर का बैंक में अकाउंट नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी किसी भी बैंक से एनईएफटी के द्वारा कितना भेज सकता है, 50,000 की मर्यादा में रकम भेज सकता है। तो ये लाभ एनईएफटी का वॉक इन कस्टमर को मिलता है। ये इसकी एक नई सुविधा है और अभी इसको आरबीआई ने इसको अप्रूवल किया है या इसके बारे में जो है मंजूरी दिया है। तो इसके साथ साथ आप ब्रांच के अंदर खाता न होने पर भी आप ये व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से बैंकिंग सेवाओं का ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट होता है और अगले लेक्चर में हम दूसरे पार्ट में और दूसरे टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।